एसआईपी होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको ये बता दूं कि स्टॉक मार्केट से कम प्रॉफिट आपको नहीं मिलना है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है आपको। 20%, 30%, 40%, 50%, 60% तक का भी रिटर्न मिल सकता है अगर आप सही एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो। एसआईपी से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब देने आया हूं मैं, जो कि मैंने इंटरनेट पे सर्च किए हैं कि कौन से ऐसे जवाब हैं जो लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहला कि आप इन्वेस्टमेंट जो एसआईपी में कर सकते हैं वो 100 रुपए से भी कर सकते हैं। बहुत सारी एसआईपीज ऐसी हैं जो आपको 100 रुपए में भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आपको मंथली 100 रुपए का चार्ज देना है। 100, 500, 1000, 2000, 10,000, आप जैसा अमाउंट चाहो वैसा वैसा डाल सकते हो। कुछ एसआईपीज की लिमिटेशंस होती हैं कि आप उनमें मिनिमम, जैसे कुछ एसआईपीज होती हैं आप इनमें मिनिमम 500 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, 500 से कम का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। कुछ में 5000 से कम का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो आपको ये थोड़ा सा सर्च करना होगी कौन सी एसआईपीज ऐसी हैं जो आपके बजट के हिसाब से हैं या फिर आप जिनमें पैसा डालना सकते हैं। दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या कुछ ऐसा भी है कि हम जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं। कुछ फंड ऐसे होते हैं जिनमें लॉकिंग पीरियड नहीं होता है, मींस आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं। 3 से 4 दिन में आपका जो पैसा है वो आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जैसे कि टैक्स सेविंग फंड्स हो गया, जिनको हम ईएलएसएस कहते हैं, उनमें आपका लॉकिंग पीरियड होता है। मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि उनमें 2 साल 3 साल तक का लॉकिंग पीरियड होता है। आप उसमें उससे पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो जब भी कोई फंड लेने जाए आप उसमें ये जरूर चेक कर लें कि उसका लॉकिंग पीरियड है नहीं है तो कितने दिन का है, तो आप उस हिसाब से उसमें पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तीसरा सवाल जो आता है कि सपोज किसी महीने आपके पास बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप नहीं दे पा रहे हो पैसा, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर महीने एसआईपी में पैसा डालना है। अगर आप कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनमें आप पैसा नहीं डाल सकते हो तो कोई जरूरत नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हो। आप 2-3 मंथ जैसा भी चाहो आप वैसा स्किप कर सकते हो। तो इसमें भी ये पूरी छूट दी गई है कि आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से पैसे डाल सको। मुझे चौथा सवाल लोग पूछते हैं कि अगर किसी महीने में आपका बजट ज्यादा है, आपका मन कर रहा है ज्यादा सेविंग करने का, तो आप क्या वो पैसा एसआईपी में डाल सकते हो? बिल्कुल। आपको जब लगता है कि आपके मंथ में पैसे बच गए हैं या फिर आपको एसआईपी में और पैसे डालने चाहिए, तो आप ऐसा लमसम अमाउंट उनमें डाल सकते हो। आप कभी भी पैसा डाल सकते हो, बीच में भी पैसा डाल सकते हो, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, आप उसमें पैसा डाल सकते हो। पांचवा सवाल जो आता है कि क्या हमारे टैक्स की सेविंग होगी? हाँ, जो आपके एएलएसएस फंड्स होते हैं जिनको टैक्स सेविंग फंड्स कहते हैं, उसमें सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख तक का टैक्स में रिबेट पा सकते हो, मतलब आपको छूट मिलेगी टैक्स में। लेकिन वो स्पेसिफिक फंड होते हैं, इसलिए जब भी फंड लेने जाए तो आप ये चेक कर लें कि क्या उनमें टैक्स सेविंग की स्कीम है या नहीं है। जो छठा सवाल आता है कि आपको किस टाइप के फंड्स में पैसा लगाना चाहिए। तो देखिए, फंड्स क्या होते हैं ना, स्मॉल कैप होते हैं, मीडियम कैप होते हैं, लार्ज कैप होते हैं, ब्लू चिप होता है, टैक्स सेविंग होता है। तो जो स्मॉल कैप होते हैं वो ज़्यादा रिस्की होते हैं, मीडियम कैप उनसे थोड़े कम रिस्की होते हैं, जो लार्ज कैप होते हैं वो काफ़ी कम रिस्की होते हैं। जो ब्लू चिप होते हैं वो उनमें जो रिस्क फैक्टर होता है वो बहुत कम होता है। एएलएसएस में भी रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है, रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है। तो कोई ऐसा फंडा नहीं है कि आप ये कह सको कि यही जो है ये स्मॉल कैप ही बहुत ज़्यादा क्या नाम है प्रॉफिट देगा, मिड कैप ही आपको बहुत ज़्यादा। आपको फंड की परफॉर्मेंस देखनी होगी पिछले 6 महीने 1 साल की, कि फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। और या फिर आप उसमें ये चेक कर सकते हैं कि फंड में किस सेक्टर में कितना ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि एक फंड है, जैसे 100 करोड़ का फंड है, तो 100 करोड़ में उन्होंने एक बार क्या किया कि 50% पैसा एक ही सेक्टर में लगा दी। जैसे 50% उन्होंने ऑटोमोबाइल में ही लगाते, जब वो ऑटोमोबाइल डाउन होगा तो वो फंड ऑटोमेटिक ही डाउन हो जाएगा। बाकी के 50% भी मे बी उसको बैलेंस ना कर पाए। तो फंड आप ये देखिए कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किन किन कंपनीज में उन्होंने पैसा लगाया है, और तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका फंड कैसा परफॉर्म करने वाला है। कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जो कि थोड़ा बहुत इक्वल हो या ऊपर नीचे हो, बहुत ज़्यादा इधर उधर का ना हो। जैसे कि मानिए 50% एक जगह है, 30% एक जगह है, बाकी के 20% उसको लगा दिया, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है इस तरीके से। तो आपको थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ेगी। जिस भी प्लेटफॉर्म से आप एसआईपी लेते हैं तो वहाँ पे एक एनालिसिस का चार्ट होता है जो ये बताता है कि 6 महीने में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, 1 साल में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कितना रिटर्न दिया है इन्होंने।
किन किन कंपनीज में पैसा लगा है, किन किन सेक्टर्स में पैसा लगा हुआ है, ये लार्ज कैप है, मिड कैप है, ब्लू चिप है, ELSS है, क्या है। ऊपर से एक चीज और बहुत ज्यादा मायने रखती है, वो है आपका पैसा आप कितने टाइम के लिए SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो। देखिए शेयर मार्केट तुरंत का गेम नहीं है। अगर आपको तुरंत 1-2 दिन में 1-2 महीने में पैसा चाहिए तो आप बेशक यही बेहतर है कि आप उसको इंटरडे ट्रेडिंग करें, तभी आपको फायदा है। SIP के लिए कम से कम आपको 6 महीने 1 साल का तो वेट करना ही चाहिए, तभी आपको एक अच्छा रिटर्न, एक हैंडसम रिटर्न जिनको बोलते हैं, वो आपको मिल जाएगा। फिर जो 7वां सवाल ये आता है कि सर क्या ये सेफ है, नहीं है। देखिए गवर्नमेंट भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है और कंपनीज भी कर रही हैं, ये बिल्कुल ही सेफ है। और SIPs को कुछ ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि इनमें जो रिस्क फैक्टर होता है वो बहुत कम हो जाता है। सपोज मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक SIP बनाई गई है जिसकी वैल्यू 100 करोड़ है, तो उस 100 करोड़ को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि उसका रिस्क फैक्टर कम हो जाए। जैसे कि 20% फार्मा में लगा दिया उस 100 करोड़ का, 20% ऑटोमोबाइल में, 20% रियल इस्टेट में, 20% गवर्नमेंट में, 20% फाइनेंस में। तो इनमें अगर 1-2 सेक्टर डाउन भी होते हैं, सपोज करिए ऑटोमोबाइल और रियल इस्टेट डाउन हो गया लेकिन फार्मा अप हो गया, फाइनेंस अप हो गया, तो वो दोनों उस दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो इसीलिए जो SIPs होती हैं वो काफ़ी हद तक सेफ मानी जाती हैं और जो रिस्क फैक्टर होता है उसमें काफ़ी कम होता है। बस आपको थोड़ी सी एनालिसिस करनी है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो कैसे हैं और जो इसका रिस्क फैक्टर है वो क्या है, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं इस चीज़ को। फिर जो 8वां सवाल आता है हमारे उसमें, वो ये आता है कि हमें किस टाइप की SIPs लेनी चाहिए, किस टाइप के SIPs में पैसा लगाना चाहिए, कौन सी अभी करंट में किस कंपनी की SIP अच्छी है, किस टाइप की नहीं। तो देखिए ये ना ऊपर नीचे होता रहता है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ पे टॉप 5, टॉप 10 SIPs आएंगी, लार्ज कैप की कुछ अलग SIPs आएंगी जो टॉप 10 में होंगी, स्मॉल कैप की कुछ SIPs होंगी जो टॉप 10 में होंगी, ब्लू चिप की कुछ टॉप 10 SIPs होंगी, कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग होंगी, कुछ बेस्ट रिटर्न परफॉर्मिंग होंगी। तो आपको उनको थोड़ा बहुत एनालिसिस करना, हर सेक्टर की 4-5 SIPs उठा लीजिए जो कि टॉप परफॉर्मिंग हो या फिर जिनका पिछले 6 महीने या 1 साल में बेस्ट परफॉर्मेंस का रिजल्ट रहा हो। आप उनमें देख लीजिए कि आपके बजट में कौन सी आती है और आप के हिसाब से कौन सी सही है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन सही है, किसका रिस्क फैक्टर सही है, तो किस किस कंपनीज में पैसा लगा। तो आप इस तरीके से थोड़ा बहुत एनालिसिस करिए। देखिए मेरा मकसद ये है कि आप खुद भी जाने कि SIPs में पैसा कैसे लगाना है और थोड़ी बहुत एनालिसिस है, वन टाइम एनालिसिस है जब भी आप SIP लेने जाएं। और मेरी रिकमेंडेशन एक और है कि जैसे आपको 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना है तो आप एक ही SIP में इन्वेस्ट मत करिए, आप उसको कम से कम 2 या 3 SIPs में इन्वेस्ट करिए, ताकि आपको भी ये रहे ना कि चलिए एक SIP हमारी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है तो बाकी 2 अच्छे परफॉर्म कर रही हैं, तो हमारा जो पैसा है वो बैलेंस रहेगा या फिर हमें जो एक रिटर्न मिलेगा वो अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये कुछ टिप्स थे SIPs के बारे में। मेरा मानना है कि आपको SIP के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। बैंक आपको 6-7% तक का रिटर्न देता है, लेकिन SIPs आपको 20%, 30%, 60% तक का रिटर्न दे सकती हैं बहुत आसानी से। वो भी आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, 6 महीने 1 साल के अंदर ही आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो एक बार आप भी एनालिसिस करें और SIPs को करना शुरू करें। बाकी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ SIP और शेयर मार्केट से रिलेटेड। कुल मिला के आपकी वेल्थ को इंक्रीज करना ही मेरा मकसद है। तो नमस्कार।